हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मुगल साम्राज्य के पतन एवं यूरोपियन कंपनियों का आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है आधुनिक भारत से रिलेटेड हैं ये सारी वीडियो अब जितने रहेंगे आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कराए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीरदारी संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार हमारे सतीश चंद्र जी हो जाएंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीरी संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार सतीश चंद्र थे। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार मुगल साम्राज्य के विघटन की जड़ें इस मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में मिलती हैं, जिसमें व्यापार, उद्योग एवं वैज्ञानिक विकास की गतिहीनता थी। बढ़ते हुए वित्तीय संकट में जिसने जागीरदारी संकट के रूप में धारण कर लिया और जिसका राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव स्पष्ट था, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। जागीरदारी प्रथा की नींव जो है अकबर के शासनकाल में पड़ी। जागीरदार वे मनसबदार होते हैं जिन्हें नगद वेतन के बदले जमादानी यानी अनुमानित आय के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे। उन्हें जागीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो अपने दूत के रूप में किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय जी को भेजा था। तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने सन 1830 में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन भेजा था। यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र था, अंग्रेजों का पेशनर था और राजा राम मोहन राय ने 1803 से लेके 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य भी किया था। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन से अपर्याप्त राशि के संदर्भ में अपना पक्ष जो है प्रस्तुत किए गए थे। 27 सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही उनका देहांत हो गया और अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इब्राहिम जैक और असद उल्लाह खां गालिब इसके कविता के शिक्षक थे। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जैक और असद उल्लाह खां गालिब ये इसके शिक्षक थे। हसन अस्करी इसके आध्यात्मिक निर्देशक थे और यह 1 लाख रुपए के से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेशन के रूप में प्राप्त करता था। ये ऑप्शन यहाँ पर जो है सही नहीं है, बल्कि इनको 1 लाख रुपए और 1200 रुपए प्रति माह व्यय के अतिरिक्त संपत्तियों के किराए के रूप में 15 लाख रुपए प्रति माह कंपनी से प्राप्त होता था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? आलमगीर जो है अजीउद्दीन जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अजीउद्दीन ने ही आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। व्याख्या देखते हैं, जहांदार शाह के द्वितीय पुत्र अजीउद्दीन ने बादशाह बनने पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। इसे वजीर इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह के स्थान पर बादशाह की गद्दी पर बैठाया था। इसका शासनकाल जो है 1754 ईस्वी से लेकर 1759 तक का था। इसका सारा जीवन रेल में बीता था, अतः उसे ना तो युद्ध का अनुभव था और ना ही व्यवस्था का। वह इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का शौकीन था। उसने 5 वर्ष की अल्प शासन काल में वह अपने वजीर इमाद उल मुल्क के साथ इमाद उल मुल्क के हाथ का खिलौना बना रहा। तो यहाँ से इतिहास पढ़ने की पुस्तकें उसको पसंद थी, ये भी पूछ सकते हैं। तो आंसर हमारा अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय। जहांदार शाह शासन पर बैठा मरणोपरांत कौन? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जो है शाह आलम की मृत्यु के बाद इसके 4 पुत्रों जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान, जहान शाह के बीच उत्तराधिकारी होती युद्ध हुआ, किंतु जुल्फिकार की सहायता से जहांदार शाह
विजय हो जाता है और सिंहासन पर बैठता है और ये 51 की अवस्था में बैठा था। सम्राट बनने के बाद उसने जुल्फी खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो आंसर जहांदार शाह का। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बहादुर शाह 1707 से लेकर 12 मुगल बादशाह साम्राज्य का बादशाह बना। तत्पश्चात जहांदार शाह 1712 से लेकर 13 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 48 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से लेकर 54 ईस्वी तक शासन रहे। जहांदार शाह को अजीम उस शान के पुत्र फर्रुख शियाह ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1733 को पराजित कर मार डाला गया। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो आंसर मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह जो हैं उत्तरवर्ती मुगल थे, इन्होंने ही उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने शमशुद्दीन अली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए प्रोत्साहित किया था। शमशुद्दीन अली को बुलाया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यूरोपियन कंपनियों के आगमन से है। यूरोपियन व्यापार में एक नए युग का उद्घाटन करने हेतु वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। तो आंसर मई में पहुंचा था 1498 में। मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे और वहां के राजा से कारोबार के लिए अनुग्रह किया। कालीकट में 3 महीने के रहने के बाद वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट आए। कालीकट अथवा कोली कोड केरल राज्य का एक नगर और पत्तन था। वर्ष 1499 में भारत की खोज की यह खबर फैलने लगी। अतः वास्को डी गामा ने कालीकट पहुंचकर यूरोपियन व्यापार में नए युग का उद्घाटन किया। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए रास्ता बना दिया गया था। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारियों और राजाओं ने कोशिश की थी। आगे देखते हैं किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो आंसर पुर्तगाली। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अनेक विदेशी शक्तियां व्यापार के बहाने प्रवेश किए। अतः क्रमशः निम्न यूरोपीय जो है सम्मिलित हुए थे। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। भारत के साथ व्यापार के लिए नया मार्ग खोजने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। जुलाई 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने लिस्बन में अपनी यात्रा शुरू की थी और केप ऑफ गुड होते हुए भारत के समुद्री तटीय नगर कालीकट में 20 मई 1498 को समाप्त की थी। अगला क्वेश्चन है उस शासक का नाम बताए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन हो जाएगा। मई 1498 को प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से कालीकट यानी केरल तट पर पहुंचा, जहां हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया, किंतु वहां बसे अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अल अल्मेडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। उसने 1510 में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया। भारत में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग जो है 1503 में कोचीन में, जब दूसरा दुर्ग जो है 1505 में कुन्नूर में स्थापित किया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था? तो आंसर पीटर मुंडी हो जाएगा। भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था।
बारबोसा, डोमिंगो पास और फार्नुआ नूनोस पुर्तगाली यात्री थे। आगे देखते हैं 1505 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था? तो पहला किला बनाया था इन्होंने कोचीन में। कोचीन में पहला किला बनाया था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 1505 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कोचीन में बनाया था। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे। 20 मई 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। आगे देखते हैं बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह था हुगली। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री व 1505 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया, लेकिन यहाँ पर जो है बंगाल में दूसरी फैक्ट्री हुगली में स्थापित किया था। फिर उसके बाद मद्रास के निकट सैन थोमे में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। आगे देखते हैं बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में चिनसुरा हो जाएगा। डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पिपली में स्थापित किया था, लेकिन श्री घी बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई 1653 में। बंगाल में चिनसुरा से अधिक शक्तिशाली डच व्यापारी केंद्र स्थापित किए गए। वहां पर डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण कराया। बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, शोरा, रेशम और अफीम का निर्यात करते थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इन सभी जगह जो है व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डचों ने भारत के पूर्वी तटों पर, गंगा घाटी के निचले प्रदेशों पर जैसे सूरत, भड़ोच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, मछलीपट्टनम, चिनसुरा, पटना, आगरा, नागपट्टनम में व्यापार खोले। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जो है यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना खोला था? तो आंसर अंग्रेजों ने 1613 में। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो एलिजाबेथ। आगे देखते हैं ईस्ट इंडिया निर्माण के समय इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। 1599 में स्थापित कंपनी जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को महारानी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक अज्ञात पत्र द्वारा उसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित था? तो आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित था। सन 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के पट्टे पर लिया तथा वहां एक किलाबंदी कोठी बनाई। इस किलेबंदी कोठी का नाम फोर्ट जेम्स जॉर्ज पड़ा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वो है कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी और 12 अगस्त 1765 को गवर्नर क्लाइव ने मुगल बादशाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की थी। इस संधि के अनुसार मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की तथा बदले में कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। आगे देखते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो आंसर भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलता था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे और राष्ट्रीय भावना का अभाव होने के फलस्वरूप उन्हें अच्छा वेतन दे सकते थे और सेवा में लगा सकते थे और इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ
मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सफलता के रास्ते भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी, जिसके कारण अच्छे वेतन व सुविधा के बदले वे किसी भी सेवा करने को तैयार थे। साथ ही ब्रिटिश सेना आधुनिक प्रशिक्षण तथा हथियारों से लैस थी। मजबूत नौसेना भी भारत में कंपनी की सफलता का कारण थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो आंसर हो जाएगा मुगलों तथा अंग्रेजों के परस्पर संबंध। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के विरोध में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने नौसेना संसाधन में वृद्धि की। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के कारणों में पुर्तगालियों की अलोकप्रियता, उनके घटते संसाधन और अंग्रेजों की नाविक शक्ति का प्रमुख योगदान था। आगे देखते हैं, प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था। तो आंसर व्यापार, भूभाग नहीं। वर्ष 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार, ट्रेड बट नॉट लैंड। 1609 में सम्राट जेम्स प्रथम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कुछ शर्तों के साथ अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो आंसर इलाहाबाद और ग्वालियर। इलाहाबाद ग्वालियर औद्योगिक नहीं राजनीतिक केंद्र थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कुछ प्रमुख औद्योगिक केंद्र मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, हुगली, बनारस, पूना, नागपुर, नासिक, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना शुल्क अदा करने की छूट दी थी? तो आंसर हो जाएगा राजकुमार शुजा ने। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 में प्राप्त हुई, जब ग्रेबियन बंटन ने, जो कि बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया। इसके द्वारा 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यवहार करने की अनुमति दी थी। तो राजकुमार शुजा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से 1717 में चुंगी अदा करने को छूट दी थी किसको? अंग्रेजों को। अंग्रेजी व्यापारिक दृष्टि से ज्यादा कूटनीतिक थे। उन्होंने बंगाल में अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर से एक शाही फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार वे 3000 रुपये वार्षिक देकर बिना कोई अतिरिक्त चुंगी दिए हुए बंगाल में व्यापार कर सकते थे। अंग्रेजी कंपनी को 38 गांव खरीदने की अनुमति भी मिलती थी। साथ ही उस फरमान द्वारा वे शाही मुद्रालय का प्रयोग भी कर सकते थे। अंग्रेजों ने इसे बंगाल में अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा बताया है। आगे देखते हैं, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, नौसेना वगैरह ये सब थी, और फ्रांसीसी जो है यूरोप में उलझना भी उनकी कमजोरी का कारण बन गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? लुई 14वें के काल में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटल कहा जाता है, की स्थापना 1664 में लुई 14वें के वित्त मंत्री कोवर्ट द्वारा किया गया था। यह कंपनी 1668 में भारत व्यापार के लिए आई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासन काल में, लुई 14वें के शासन काल में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कोवर्ट को माना जाता है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए यूरोपियन युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के विस्तार ने भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया था। व्यापार से
आरंभ होकर अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी कंपनियां भारत की राजनीति में अपरिहार्य रूप से उलझ गई। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति यूरोप में एक्स-ला-सापेल की संधि से हुई थी। आगे देखते हैं कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसियों अंग्रेजों के बीच में कर्नाटक युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं एक्स-ला-सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित प्रथम समाप्ति पे हुआ था, मुद्रास पुनः प्राप्त हो गया। तो दोनों ही जो है सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। यूरोप ने एक्सला आगे देखते हैं यहाँ पर व्याख्या। यूरोप में एक्सला-सापेल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को तथा अमेरिका को लुइसबर्ग यानी फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। इस तरह युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे। आगे है वांडी वर्ष का युद्ध जो है 1760 में ब्रिटेन ने फ्रेंच को हरा दिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ए और आर दिया गया है। भारत में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई। फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरी थी। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या भी यहाँ पर सही की गई है। सभी यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन व्यापार हेतु था, परंतु फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष में फ्रांसीसी कंपनी असफल हो गई, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी में संरचनात्मक कमजोरियां थी। अतः अभिकथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। आगे देखते हैं लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो आंसर अकबर। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री जल मार्ग से भारत आया। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। इस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अगला क्वेश्चन है निम्न यूरोपीय शक्तियों में ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले पुर्तगाली 4th नंबर, फिर उसके बाद आ जाएगा डच, फिर लास्ट में जो है फ्रांसीसी आएंगे 4th और 3। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल और गोदाम की आवश्यकता होती थी। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। तब व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री नाम से ही जाना जाता था। फैक्ट्री में 3 तरह के लोग शामिल थे, लिपिक, करिंदे और सौदागर। फैक्ट्री वास्तव में यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल या गोदाम हुआ करती थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों की असफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन बताने हैं। अंग्रेजों को बंगाल का विजय से अपार धन और एवं जनशक्ति मिली। बिल्कुल सही है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो आंसर बंगाल और असम में। 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश में छूट मिल गई और इसके तहत फिर वो है सांस्कृतिक धर्म और ये बहुत तेजी से जो है प्रभावित किया उन्होंने। आगे है भारत में मुद्रालय लाने वाले जो है प्रथम कौन थे? मुद्रालय लाने वाले पुर्तगाली थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का
पूर्ण निवास स्थान कहाँ पर था? तो आंसर आगरा। सदत उल्ला खां यानी मिर्जा गालिब 1797 से लेके 1869 ईस्वी का मूल निवासी आगरा में था। ये 19वीं शताब्दी में बहादुर शाह जफर के राजदरबार के प्रमुख उर्दू शायर थे, जिन्होंने फारसी में अपनी अधिकांश गद्य और पद्य रचनाएं लिखी थी। दीवान ए गालिब इनकी प्रसिद्ध कृति है। अगला क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो असम में चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की गई थी। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले सबसे जो है अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हमारा 1839 में सबसे पहले चाय कंपनी का निर्माण किया गया था। और ये जो इसकी स्थापना जो है 1839 में 5 लाख की पूंजी के साथ असम में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर कुछ युद्ध दिए गए हैं, उसका मिलान करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्सला सापेल हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन जहाँ पर भी है वो सही हो जाएगा। उसके अलावा और देख लेते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, तृतीय तो पेरिस संधि हो जाएगा। और जो द्वितीय वाला है वो एक अनिर्णायक युद्ध था। इसके अलावा प्रथम मैसूर में ब्रिटिशों की हार हो जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर फिर से दी गई है और इसकी सूचियां मिलान करना है। सबसे पहले है पांडिचेरी। पांडिचेरी किसका था? फ्रेंच का था। गोवा, गोवा में कौन थे? पुर्तगीज थे। ट्रावनकोर में कौन थे? तो डेनिस थे। मद्रास में कौन थे? डच थे। तो ए ऑप्शन एकदम सही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।